स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर बच्चों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 8th चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के सभी कॉन्सेप्ट और सभी एक्सरसाइजेज आपके साथ वन शॉट में डिस्कस करेंगे। और ये क्लास रिकॉर्डिंग या फिर ये क्लास एनसीईआरटी की जो नई प्रिंटेड बुक्स हैं उसके सिलेबस पर, उसके कंटेंट पर पूरी तरह से बेस्ड है। क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइमलाइन का इस्तेमाल करके देख सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है। तो पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व होता है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है। लाइन सेगमेंट से बनने वाला क्लोज्ड कर्व एक पॉलीगन है। जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन, दो लाइन और ये तीसरी लाइन क्लोज कर दिया, ये भी एक पॉलीगन है। मतलब कि ट्राइंगल भी एक पॉलीगन होता है। या फिर एक क्वाड्रिलेटरल बना दो भाई, जिसकी 3 साइड होती है उसे ट्राइंगल कहते हैं, जिसकी 4 साइड उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये भी पॉलीगन है। तो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन एग्जांपल में है लाइन सेगमेंट से बनने वाला क्लोज्ड कर्व जो है पॉलीगन होता है। उसके बाद अगला टॉपिक है डायगोनल क्या होता है। जैसे कोई भी आप पॉलीगन बना लीजिए, मान लीजिए पॉलीगन है, तो इसमें जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स यानी ए बी सी डी, ये 4 वर्टेक्स हैं। इसमें ए वर्टेक्स के बाद अगला बी है, बी को छोड़कर अगर सी, यानी इसे नॉन कंसेक्यूटिव कह देंगे ए और सी। तो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं। जैसे आपने ए को सी से मिलाया, डायगोनल बन गया, बी को डी से मिलाओगे तो डायगोनल बन जाएगा। ट्राइंगल एक जैसे पॉलीगन था, इसमें कोई डायगोनल नहीं होता क्योंकि आप ए बी सी, तो आप ऑलरेडी तीनों वर्टिसेस आपस में जुड़े हुए हैं। तो ट्राइंगल के अंदर कोई डायगोनल नहीं होता। हाँ, आगे अगर फिगर क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है जिसकी 6 साइड होती हैं, तो उसमें डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल एक तरह से एक वर्टेक्स लिया, फिर एक को अगला छोड़ के उससे अगले वाले को मिला दिया, तो उससे जो बन गया वो डायगोनल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डायगोनल AC है और डायगोनल BD है। अब BD बोलो या DB बोलो, AC बोलो या CA बोलो, डायगोनल वही रहेगा। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। कुछ इस तरह का पॉलीगन, इस तरह का। जैसे यहाँ डायगोनल देखो, ये अंदर है और ये डायगोनल भी अंदर है, तो इसके डायगोनल्स अंदर होते हैं। फिगर के अंदर ही, पॉलीगन के अंदर ही डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। डायगोनल का कोई पार्ट जो है बाहर नहीं होता, तो उस तरह के पॉलीगन को कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। तो ये जैसे एग्जांपल है कॉन्वेक्स पॉलीगन का, यहाँ लिखा हुआ है अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इज ए पॉलीगन इन विच नो पार्ट ऑफ इट्स एनी डायगोनल इज इन इट्स एक्सटीरियर। यानी जैसे डायगोनल है यहाँ पर ए बी सी डी, इसका नाम है, तो AC डायगोनल है और BD डायगोनल है, तो इसका कोई भी पार्ट फिगर से बाहर नहीं है, पॉलीगन से बाहर नहीं है, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। अब कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है। जैसे आप इस तरह का ड्रॉ करो, ये भी तो एक पॉलीगन है, क्लोज्ड कर्व है कि नहीं, लाइन सेगमेंट बनने वाला। तो इसका एक डायगोनल तो ये हो जाएगा, ये वाला, और दूसरा डायगोनल ये हो जाएगा, तो ये वाला डायगोनल तो बाहर है इस पॉलीगन के। तो इस तरह के पॉलीगन का जिसमें उनका डायगोनल का कोई पार्ट या पूरा डायगोनल ही उस पॉलीगन के बाहर हो, तो ऐसे पॉलीगन को हम कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं। हिंदी में से अवतल चतुर्भुज कहते हैं, अवतल। और कॉन्वेक्स वाले को उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स हो, एक ऐसा क्लोज्ड पॉलीगन, मतलब एक ऐसा पॉलीगन जो 4 साइड से बन रहा हो, उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इज ए पॉलीगन हैविंग ओनली 4 साइड्स। रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं उसमें, उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अ रेगुलर पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो ऑल एंगल्स आर इक्वल। जैसे स्क्वायर एग्जाम्पल में है, इक्विलर ट्रायंगल भी एग्जाम्पल है, क्योंकि इक्विलर ट्रायंगल में भी तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ऐसे ही आपका
स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये एक तरह से रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल हो सकता है, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर। अगर 5 साइड वाला होगा तो उसका नाम होगा रेगुलर पेंटागन। अगर 6 साइड वाला अगर रेगुलर पॉलीगन हो तो उसका नाम होगा रेगुलर हेक्सागन। ऐसे करके होता है, उसमें रेगुलर वर्ड लगाना पड़ता है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल है या कोई भी पॉलीगन है, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो स्क्वायर ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है या पेंटागन है, तो उनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? इसे हम बल्कि इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी की जगह हम इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहें तो इंटीरियर एंगल सम, इंटीरियर लिख देता हूं मैं, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल की अगर वैल्यू निकालनी हो तो आपको पता होना चाहिए उसमें साइड्स कितनी है। तो साइड में से 2 माइनस करके 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने उसमें साइड होंगी उसे काउंट कर लो और उसमें से 2 माइनस करके जो आंसर आया उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम वो आ जाएगा। जैसे मान लो कि इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, ये वाले। तो इन चारों एंगल का सम कितना होगा अगर हमें ये मालूम करना है। सबसे पहले बात तो ये पॉलीगन है कि नहीं है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से बन रहा है और क्लोज्ड है। अब इसके चारों एंगल का सम कितना होगा ये अगर मालूम करना है तो 4 में से 2 माइनस करो, क्योंकि 4 साइड है, और 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 180 यानी 360। इसके सभी एंगल का सम 360 होगा, है ना। तो ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक तरह से किसी भी इंटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला हो गया कि जितनी साइड है उसमें से 2 माइनस करो, जो आंसर आया उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लीजिए 5 साइड होती, पेंटागन होता, तो 5 माइनस 2 इंटू 180, तो 3 इंटू 180, 18 से 54, 540। यानी पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम 540 होता है। ठीक है, जैसे क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, हमने अभी फाइंड भी किया था। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी फिगर हो, कोई भी पॉलीगन हो, तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी पॉलीगन हो, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम जो है 360 ही होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां लिखा हुआ है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल टेकन इन ऑर्डर ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन की बात कर लो, जैसे हम बात करें ट्राइंगल की, इसको पहले मान लीजिए साइड ये ए बी सी, ए बी को बढ़ाया, अब ऑर्डर में बी सी को बढ़ाओ इस तरफ, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल। अब सी ए को बढ़ाओ इस तरफ, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल। तो ये 3 एक्सटीरियर एंगल है, इनका तीनों का सम 360 ही होगा, ना कम ना ज्यादा। ऐसे ही आप क्वाड्रिलेटरल ले लोगे, आप सोचोगे ज्यादा साइड है तो ज्यादा एंगल होगा, जी नहीं, इंटीरियर एंगल बढ़ता है पर एक्सटीरियर एंगल का सम उतना ही रहता है, 360 ही रहता है। क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? आगे ट्रेपीजियम क्या है? अब हम बात करें कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की बच्चों, मतलब जो ये चैप्टर है उसमें कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल आपको डिस्कस करने हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ट्रेपीजियम कैसा होता है? लेट अस ड्रॉ इट, दिस वन। कुछ इस तरह का फिगर होता है बच्चों ट्रेपीजियम। इसमें ये जो ए बी सी डी, ये जो ट्रेपीजियम है, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है ये, और इसमें अपोजिट साइड का कम से कम एक पेयर जरूर पैरेलल होता है। मतलब ये वाला जो साइड है इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू डी सी है। तो इसीलिए यहां लिखा हुआ है ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। कम से कम एक पेयर, दोनों पेयर हो जाए तो भी ट्रेपीजियम ही कहलाएगा, वो कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं, बट वो पैरेललोग्राम बन जाता है।
ठीक है, तो ट्रेपीजियम में एटलीस्ट अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। जब ये ट्रेपीजियम आप पहचान लेते हो तो अब इसमें एक प्रॉपर्टी और है, अगर ये साइड इसके पैरेलल है बच्चों तो ये दोनों एंगल का सम 180 होता है। इसे हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, आपको बताता हूं मैं। मान लो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल और इनका सम 180 होता है। तो इस हिसाब से इस फिगर में अगर हम कहें कि ABCD एक ट्रेपीजियम है तो इसमें एंगल A और एंगल D का सम 180 होगा। एंगल A और एंगल D का सम 180 होगा को इंटीरियर एंगल से, और एंगल B और एंगल C का सम भी 180 होगा को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। एक बात अच्छे समझ लो, जब भी आप कोई लेक्चर अटेंड करो तो आपको उस लेक्चर के बारे में, यानी आपको पता होना चाहिए कि अगली क्लास में क्या होने वाला है, उसका आपको पहले से पता होना चाहिए। हो सकता है आपको प्लानर मिला हो या आपको क्लास में बता दिया गया हो कि कल हम आपको ये पढ़ाएंगे, तो उसके बारे में पढ़कर आओ। फिर टीचर जब समझा रहे हो, आप की तरफ देख रहे हो, क्लास में एक लेक्चर की तरफ दे रहे हैं, तो आप उनकी आंखों में आंखें यानी आई कांटेक्ट बना के रखो। और जब वो बोर्ड पर लिख रहे हो तो बोर्ड पर पढ़ो कि क्या लिख रहे हैं। हो सके अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो नोट्स अगर साथ के साथ बन सकते हैं तो प्रयास करो कि उनके लिखने के साथ आप भी लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो। तो क्लास में लेक्चर अटेंड करने का यही सही तरीका है, समझे ना? तो आई कांटेक्ट बना के रखो, कहीं और मत खो। अभी आप नीचे की तरफ झुक गए थे ना, इसलिए मुझे कहना पड़ा। ऑलवेज सी ऑन द बोर्ड और मेक एन आई कांटेक्ट विद योर टीचर। तो हम ट्रेपीजियम की बात कर रहे थे बच्चों, इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, इधर इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, ट्रेपीजियम में दो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये AB पैरेलल टू DC, और दूसरी बात ये बताई है कि ये दोनों एंगल A और D का सम 180 होता है, एंगल B और C का सम 180 होता है। अगला काइट तो आप लोग 15 अगस्त पे उड़ाते ही होंगे, है ना? काइट की प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों साइड इक्वल होंगी और इधर से ये दोनों साइड इक्वल होंगी, ये दोनों साइड इक्वल और ये दोनों साइड इक्वल, और ये वाला एंगल इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। मतलब ABCD, अगर मान लो ये काइट है तो AB और AD इक्वल होता है, DC और BC इक्वल होता है, और एंगल D इक्वल होता है एंगल B के। A और C इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है? ये काइट की प्रॉपर्टी हो गई। काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज टू पेयर ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स। कंसेक्यूटिव इसी को कहते हैं जो लगातार सट के होती हैं, अपोजिट साइड्स नहीं। अभी हम पहुंचने वाले हैं अपोजिट साइड पर। अब पैरेललोग्राम क्या है? लेट अस सी द फिगर। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये पैरेललोग्राम है, ABCD, ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, मतलब कि AB DC के पैरेलल होता है और AD BC के पैरेलल होता है, एक बात। दूसरी बात, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब है कि एंगल A इक्वल C के होता है, एंगल D इक्वल B के होता है। ये अच्छा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो साइड, हाँ माफ करिएगा, साइड है दूसरे ऑर्डर में। तो AB इक्वल DC और AD इक्वल टू BC, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। उसके बाद सम ऑफ एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं, और कई बार एडजेसेंट को आप इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं, को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। मतलब ये वाले
इन दोनों एंगल को एडजेसेंट भी कहते हैं और कोइंटर एंगल भी कहते हैं। तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। इन दोनों का सम भी 180 होगा। अगर इधर से देखें तो ये दोनों एडजेसेंट हो गए, तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा। डी प्लस सी या एंगल सी प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा। तो ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, या इसे आप कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने देखी पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं वंस अगेन। तो ये सभी प्रॉपर्टी हमने देखी पैरेललोग्राम में। देन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल इसे कहते बता ही चुके हैं आपको, ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि ये वाला ओडी इक्वल होगा ओबी के। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और ओ ए इक्वल होगा ओ सी के। मान लीजिए कि ये अगर 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 ही सेंटीमीटर होगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी हो गई पैरेललोग्राम के डायगोनल को लेकर। तो आपको साइड को लेकर, डायगोनल को लेकर और एंगल को लेकर प्रॉपर्टीज याद रखनी होती हैं। और पैरेललोग्राम याद कर लोगे तो बाकी सब में कुछ एक दो प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है बाकी फिगर्स में, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम से ही सारे फिगर बनते आते हैं। अब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कब बन जाता है? जब पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो रेक्टेंगल बन जाता है। ये रेक्टेंगल हो गया अब, क्योंकि इसका पैरेललोग्राम को सीधा कर दिया और वो रेक्टेंगल बन गया। ये एक तरह से पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे और रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। देखिए ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, अब मैं रिपीट तो करूंगा नहीं, आप पीछे जाके देख लीजिए पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में होती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या आ जाता है? सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, हर एंगल 90 डिग्री का होता है इसका। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है? डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में ही है। अपार्ट फ्रॉम पैरेललोग्राम, यानी सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की नोट करो, उसके अलावा एक एंगल 90 डिग्री का होने का मतलब सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे और डायगोनल इक्वल होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करते, करते हैं, वो सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में लिखी हुई है ना मैंने। तो बाकी सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की एक्स्ट्रा दो और आ गए इसमें। इसके बाद अगला फिगर रोम्बस, रोम्बस जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। ये रोम्बस है, ये भी पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस है। पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो रोम्बस बन जाता है, क्योंकि अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं, एडजेसेंट का मतलब बगल वाली, ये वाली अगर ये वाले इक्वल हो जाए तो चारों इक्वल हो जाती हैं और वो रोम्बस बन जाता है पैरेललोग्राम। तो इसमें जो रोम्बस की प्रॉपर्टी हुई, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की। इसके अलावा क्या? सभी साइड्स इक्वल होती हैं इसमें रोम्बस में, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी डायगोनल बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम में भी कर रहे थे, पर इसमें 90 डिग्री पे करते हैं। ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना रोम्बस की। डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस की स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई है। अब ये है सबका बाप, ये सबका बाप है, यानी एक तरह से सुपर पॉलीगन है, सभी पॉलीगन की प्रॉपर्टी इसमें है। स्क्वायर, पहले स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए स्क्वायर एबीसीडी है, तो इसमें पैरेललोग्राम की भी सारी प्रॉपर्टी है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी सभी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एडजेसेंट एंगल से 180 डिग्री होगा, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हुई। इसके बाद ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि इसमें डायगोनल इक्वल भी होंगे और सारे एंगल 90 डिग्री के भी होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में ये दो एक्स्ट्रा आ जाते हैं। फिर सारी प्रॉपर्टी रोम्बस की, यानी रोम्बस में क्या थी? चारों साइड इक्वल थे और डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। तो आप गौर से सुनिए,
मैं एक बार इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूं। ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड को लेकर अगर हम बात करें तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, साइड के बारे में दो प्रॉपर्टी हो गई। फिर एंगल, ऑल एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं इसमें, एंगल के बारे में। तो एडजेसेंट एंगल सम 180 आएगा ही आएगा, 90 प्लस 90 180 होता है। तो ये एंगल की प्रॉपर्टी हो गई दो। अपोजिट एंगल के बारे में क्या राय है, सारे एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट भी इक्वल ही होंगे। एडजेसेंट एंगल के बारे में क्या राय है कि 180 डिग्री का होता है उनका सम। ठीक है, अब डायगोनल की बात करें तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और डायगोनल इक्वल भी होते हैं, रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं तो स्क्वायर में भी डायगोनल इक्वल होते हैं। रोम्बस में डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं तो स्क्वायर में डायगोनल 90 डिग्री पर भी बाइसेक्ट करते हैं। तो यानी इसमें हम डायगोनल के बारे में ये कहेंगे कि डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो सारी प्रॉपर्टी आ गई इसमें, सभी फिगर की प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, इसीलिए ये सुपर पॉलीगन कह सकते हैं, या ये ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस, इन सब का बाप या इन सब का बड़ा भाई, जो भी आपको अच्छा लगे समझने में। चलिए अब एक्सरसाइज की बात करते हैं। हियर गिवन आर सम फिगर, यहां कुछ फिगर दिए हुए हैं और हमें इन फिगर्स में बताना है सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। तो सिंपल कर्व की बात पहले करते हैं। सिंपल कर्व वो होता है जो एक दूसरे को काटता नहीं है, बिना उठाए, बिना ओवरराइट किए, बिना उठाए अगर ड्रॉ हो जाए तो सिंपल कर्व है। तो पहला वाला सिंपल कर्व है, पेंसिल को बिना उठाए ड्रॉ हो जाए जो, ये भी सिंपल कर्व है। ये नहीं है इसमें पेंसिल उठाना पड़ेगा दूसरे वाले ड्रॉ करने के लिए। ये भी इसमें क्रॉस करेगा, क्रॉस भी नहीं करना चाहिए पेंसिल, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है, ये भी सिंपल कर्व नहीं है। ये है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, क्योंकि एक बार जब यहां जाएंगे दोबारा उस पर ओवरराइट करेंगे तब दोबारा आएंगे, यानी ओवरराइट होगा, डॉट के ऊपर डॉट आएगा। तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल कर्व होता है जब पेंसिल को बिना उठाए और बिना क्रॉस किए ड्रॉ हो जाए। इसके बाद इनसे पूछा हुआ है सिंपल क्लोज्ड कर्व, वो भी वही है जो पहले थे, सारे क्लोज भी हैं। देखो ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी और ये भी, यानी ये सिंपल क्लोज कर्व वही है 1 2 5 6 7। इसके अलावा सिंपल तो दोनों ही, मतलब क्लोज्ड, क्लोज भी पहले से ही है, बंद होने चाहिए ना, तो सिंपल क्लोज भी वही है जो सिंपल कर्व थे। सिंपल कर्व ऐसे भी हो सकता है, जैसे आपने W लिख दिया, ये भी सिंपल कर्व है, लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं, यहाँ पे ओपन कर्व है लेकिन ये क्लोज नहीं है, पर यहाँ कोई है ही नहीं। V लिख दिया आपने, ये भी सिंपल कर्व है बट क्लोज नहीं है, बट यहाँ तो सारे क्लोज है ना, सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। उसके बाद तो हमें यहाँ पे पॉलीगन बताना है तीसरे वाले पार्ट में। तो पॉलीगन में बच्चों सिर्फ फर्स्ट और सेकंड आएगा जो सिंपल क्लोज्ड होना चाहिए। इसके बाद कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव। कॉन्वेक्स पॉलीगन ये वाला है जिसमें डायगोनल अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, ये कॉन्वेक्स है, और इसमें ये कॉनकेव है क्योंकि देखो इसका डायगोनल एक बाहर आ रहा है, तो कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, है ना भाई। अब स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तीन साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चार साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को स्क्वायर कहते हैं, और इसको रेगुलर हेक्सागन, जिसकी 6 साइड होंगी उसको रेगुलर हेक्सागन कहेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2, और इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, और फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। एक्स फाइंड करना है, मैं ये जो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, और ये वाला फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम x फाइंड कर लेंगे। 360 माइनस 250 तो x इज इक्वल टू 110। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां भी एक्सटीरियर एंगल ही है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। 90 है, ये सिंबल जो है 90 का है, 70 है x और 60 है, और ये इधर अंदर 90 है तो बाहर भी 90 होगा लीनियर पेयर से, क्योंकि एक लाइन स्ट्रेट लाइन होता है तो लीनियर पेयर से 180 होता है दोनों का सम। तो ये 90 है तो 180 माइनस 90 ये भी 90 होगा। तो इसमें भी x की वैल्यू भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो जाएगा यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाइन्टी प्लस 70 प्लस x प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 360। 180 और 130 310। 310 प्लस x इज इक्वल टू 360 तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 310 तो x इज इक्वल टू 50। x इज इक्वल टू 50। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। बच्चों यहाँ क्वेश्चन है कि एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 9 साइड्स हैं, तो इसके जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी क्या होगी। देखो अगर ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसके सारे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू भी सेम ही होगी, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन की खास बात होती है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं, अब चाहे वो इंटीरियर में हो चाहे एक्सटीरियर में। तो 9 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे क्योंकि 9 साइड्स हैं, और उन 9 एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो हम 9 से डिवाइड कर देंगे, 1 एंगल की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होगा 360 डिवाइडेड बाई 9 40। सिंपल लॉजिक याद रखना कि ये रेगुलर पॉलीगन है तो रेगुलर पॉलीगन के सभी एंगल की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, चाहे वो इंटीरियर में हो या एक्सटीरियर में हो, क्योंकि हमें एक्सटीरियर पूछा गया है तो एक्सटीरियर के सबका सम 360 होता है। 9 एंगल होंगे तो 9 से डिवाइड करके एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी। 15 साइड से अगर तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा 15 से डिवाइड करके आएगा 360 डिवाइडेड बाई 15। आप एक चीज यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो ओरल ज्यादा बोल रहा हूँ, पर आप ये कह सकते हो यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक लाइन और लिख सकते हो, बिकॉज इट इज रेगुलर पॉलीगन इट्स ऑल एक्सटीरियर एंगल विल बी ऑफ इक्वल मेजर। तो इसे डिवाइड करेंगे 24 बार में डिवाइड होगा। तो 24 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल होगा। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल 24। अभी पिछले क्वेश्चन में ही था, अगर एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है तो उसमें कितनी साइड्स होंगी, जितने एंगल होंगे उतनी साइड्स होंगी। तो देखो नंबर ऑफ साइड्स इसमें जो आएंगे नंबर ऑफ साइड, अच्छा ये रेगुलर पॉलीगन है इसलिए पॉलीगन रेगुलर है और उसका एक एक्सटीरियर एंगल जो है आपका 24 का है, तो टोटल सम कितना होता है 360। तो 360 को अगर एक एंगल से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ एंगल्स मालूम चल जाएंगे 15, तो नंबर ऑफ साइड भी 15। लेकिन ये सभी बातें तभी पॉसिबल है जब वो पॉलीगन रेगुलर हो, तो उसमें हमें मालूम चल जाता है। तो नंबर ऑफ साइड आएगा 360 को 24 से डिवाइड कर। इसमें एक काम और कर सकते हो कि नंबर ऑफ साइड ना लिखकर आप कह दो नंबर ऑफ एंगल, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, तो एक्सटीरियर एंगल 15 आएंगे, है ना एक तरह से। तो जितने एंगल होते हैं उतनी ही साइड होती है किसी भी पॉलीगन में, कि नहीं। तो इसलिए नंबर ऑफ साइड्स भी 15 होंगी, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री।
देखो इसमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, इसमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर नहीं दिया हुआ है, तो हम एक्सटीरियर निकाल लेते हैं, टेंशन मत लो। देखो मान लो कि कोई एक पॉलीगन है, ट्राइंगल है, तो अगर ये वाला एंगल 165 का है तो अंदर वाला 15 अगर ये वाला एंगल 165 का होगा तो एक्सटीरियर एंगल 15 का होगा, क्योंकि लीनियर पेयर से एक्सटीरियर एंगल और उसके अंदर वाला इंटीरियर एंगल दोनों का वैल्यू 180 ही होता है, कोई भी पॉलीगन होगा। जो मतलब इस पॉइंट पे एक अंदर एंगल होगा और इसी पॉइंट पे जो बाहर एंगल होगा, इनका सम 180 होगा। तो अगर हमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो उससे हमें पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं, फिर उससे नंबर ऑफ साइड आ जाएंगी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही, यानी पहले हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा। तो एक्सटीरियर एंगल देखो, वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 165 तो 15। अब नंबर ऑफ साइड्स डायरेक्ट भी कर सकते हो, 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल 15 तो 24। क्या बात है, वही घूम घूम के आ रहे हैं बार बार, 15 24 15 24 दो तीन क्वेश्चन पिछले लगातार, कहीं 15 से डिवाइड करें 24 आ रहा है, कहीं 24 से डिवाइड करें 15 आ रहा है ना। इसका मतलब 15 इंटू 24 360 होता है, इसलिए 15 से डिवाइड करें तो हम 24 लिख रहे हैं और 24 डिवाइड करें तो 15 लिख रहे हैं। तो याद रख सकते हो आप इस फिगर को। क्लियर है ना। हमने इसमें पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लेना है और एक्सटीरियर एंगल निकालने के बाद हम उस एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से 360 को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एंगल आ जाएंगे और जितने नंबर ऑफ एंगल होते हैं उतनी साइड होती है। Is it possible to have a regular polygon with the measure of each exterior angle as 22 डिग्री? क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऐसा पॉलीगन हो जिसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 हो और रेगुलर भी हो? रेगुलर का मतलब कि सारे 22 सारे एंगल 22 डिग्री के हों, क्या पॉसिबल है? तो इसका आंसर होगा नो। क्यों पता है? अगर ये 22 एक्सटीरियर एंगल होगा तो 360 को 22 से डिवाइड करें तो आंसर ऐसा आना चाहिए कि जो डेसिमल में ना हो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। क्यों पूरा पूरा क्यों डिवाइड हो जाए? क्योंकि इससे साइड आती है। अब किसी भी पॉलीगन में साइड डेसिमल में तो हो नहीं सकती भाई। आप ऐसा कोई पॉलीगन हो सकता है जिसमें 4.5 साइड हो, 10.3 साइड हो? इसीलिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 22 से 24 से पूरा डिवाइड होता है ना, 22 थोड़ा ना होता है। चेक करो, 22 1 जा 22, कितने बचे? 14, 140 बन गया। 22 6 जा 132, 8 बचा, 8 बचा तो 80 हो जाएगा। तो 22 के टेबल में 80 तो आता नहीं है, वैसे भी डेसिमल में आ ही गया क्योंकि 8 बच गया ना भाई, 8 बच गया रिमाइंडर में। इसलिए ये जो है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है। और रेगुलर क्योंकि एक नहीं, सारे एंगल 22 डिग्री के होंगे, तो सारे अगर 22 डिग्री के होंगे तो वो 360 को डिवाइड भी करेंगे, और ये डिवाइड नहीं कर रहा, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। लॉजिक समझ रहे हो ना आप? कि अगर एक्सटीरियर में 24 डिग्री का एंगल है तो उन सब का सम कितना होता है? 360 होता है। तो 360 से डिवाइड करोगे 22 को तो डिवाइड होना चाहिए, नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसलिए यह पॉसिबल नहीं है। 22 डिग्री can't be, cannot be exterior angle of a regular polygon। किसी रेगुलर पॉलीगन का ये एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। अब इसी में अगला क्वेश्चन पूछेगा, क्या ये किसी रेगुलर क्या कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, क्या किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता। क्यों? बताता हूं। जो रेगुलर पॉलीगन होता है ना, सबसे कम साइड वाला होता है एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे कम साइड का तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है और इसके ईच एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इससे कम का होता ही नहीं है रेगुलर में। ये जो वर्ड रेगुलर आ रहा है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में।
क्योंकि रेगुलर अगर पॉलीगन होगा तो उसके सारे एंगल इंटीरियर भी इक्वल होंगे, एक्सटीरियर भी इक्वल होंगे। तो इंटीरियर एंगल में मिनिमम पॉसिबल एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए 60 डिग्री है मिनिमम। इससे बड़ा रेगुलर पॉलीगन लोगे तो स्क्वायर है, तो उसमें 90 डिग्री। उससे बड़ा रेगुलर, ज्यादा साइड वाला रेगुलर पॉलीगन लोगे तो पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, और उसमें 108 डिग्री का होता है। आपको सर ये कैसे, आपको कैसे पता, बताता हूं। टोटल एंगल के सम हमने बताया था कॉन्सेप्ट में, 5 - 2 × 180, तो 3 × 180, 18 3 54, 540। 5 साइड है, अब एक एंगल की वैल्यू निकाल लो 5 से डिवाइड करके, 5 1 5 0, 5 8 40। तो यानी कम से कम मिनिमम पॉसिबल एंगल जो इंटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री का, ऐसे कम तो पॉसिबल ही नहीं है रेगुलर पॉलीगन के लिए। अब आप कहोगे सर नहीं सर, हमने तो ट्रायंगल देखा है जिसमें 40 डिग्री और 30 डिग्री के भी एंगल होते हैं। हाँ भाई होते हैं, पर वो रेगुलर नहीं है ना, वो आइसोसेलेस हो सकते हैं, स्केलिन ट्रायंगल हो सकते हैं, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल तुम्हें थोड़ा ना पॉसिबल है। और अगर रेगुलर बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि तीनों साइड इक्वल हैं और तीनों एंगल भी इक्वल है, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल इंटीरियर एंगल फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन is 60 डिग्री, so it is also not possible, रीजन दे दिया। so 22 डिग्री can't be इंटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पॉलीगन। एनी रेगुलर पॉलीगन, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का नहीं हो सकता, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन, इतनी देर से यही तो एक्सप्लेन कर रहा था। मिनिमम, अब आप विद्यार्थीगण क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट को दोबारा से सुनकर इस क्वेश्चन के आंसर को समझ सकते हैं। टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 के बी का आप वहां इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, यही है ना। इतनी देर से यही तो एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि मुझे क्या होता था अगला क्वेश्चन यही आने वाला है। तो व्हाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन, तो 60 डिग्री। क्यों, बता दिया, क्योंकि जो रेगुलर पॉलीगन है जो सबसे कम साइड वाला है दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। वाई का आंसर दे दें। देखो रेगुलर पॉलीगन विद मिनिमम साइड और विद मिनिमम एंगल इज इक्वल रेगुलर पॉलीगन with minimum sides and minimum angle is equilateral triangle and its angle is its interior angle is of value 60 डिग्री। इसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है ना, ऑल इन सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं। ये भी आप लिख सकते हो और टाइमलाइन में जाकर क्वेश्चन नंबर 5 के बी वाले पार्ट का भी आप एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो, क्रिस्टल क्लियर कर देंगे क्वेश्चन को। कोई तकलीफ। व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल, ये सही है। अब इंटीरियर में 120 है, सबसे कम छोटा एंगल कितना है 160 डिग्री, माफ करिए, मतलब इंटीरियर एंगल अगर 60 डिग्री का होगा तो एक्सटीरियर 120 का हो जाएगा। यानी किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए आप खुद सोचिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये 60 है और ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल आएगा इस साइड को बढ़ा के आएगा लीनियर पेयर से, ये दोनों का सम 180 होता है, तो 120 हो गया। इसके सारे एंगल जो एक्सटीरियर एंगल होंगे ना 120 के ही होंगे, ये भी 120 का होगा, ये भी 120 का होगा।
व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन? दिस इज 120 डिग्री, क्योंकि मिनिमम में इंटीरियर एंगल जो है वो 60 का है, तो उसी मिनिमम से जितना छोटा इंटीरियर एंगल होगा उतना बड़ा एक्सटीरियर होगा, क्योंकि जैसे जैसे इंटीरियर एंगल बड़ा होता जाएगा एक्सटीरियर एंगल छोटा होता जाएगा, क्योंकि दोनों का सम तो 180 रहता है ना। ये जो है सोचिए कि जैसे एक लाइन इस पे ऐसे एक लाइन खींच रही है, अब ये 60 की है, लाइन थोड़ा बड़ा हुई और एंगल बड़ा हो गया तो ये छोटा हो जाएगा, ये लाइन और ये एंगल और बड़ा हुआ तो ये जो और छोटा हो जाएगा। इसीलिए जितना जितना इंटीरियर एंगल बड़ा होता जाएगा उतना ही एक्सटीरियर एंगल छोटा होता चला जाएगा। तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल था 60 डिग्री का, तो इसलिए सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल होगा 120 का। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? नाउ वी आर ऑन एक्सरसाइज 3.3. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। देखो भाई, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD और इसमें AD, हम प्रॉपर्टी सारी बता चुके हैं आपको, टाइमलाइन में जाकर डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन दिया हुआ है कॉन्सेप्ट का, वहां अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो। देखो AD का किसके इक्वल होगा? AD के अपोजिट साइड BC है, तो AD इक्वल होगा BC के, और इसमें रीजन लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल, क्योंकि यहाँ बोला ना डेफिनेशन या प्रॉपर्टी कौन सी आपने यूज करी है वो बताना है। फिर एंगल DCB ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले के, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो एंगल DAB बोल दो या एंगल BAD बोल दो, एक ही बात है, तो एंगल BAD। ठीक है, और OC किसके इक्वल है? OA के, क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यहां ये प्रॉपर्टी लिखनी है, तो OC इज इक्वल टू OA। अब एंगल मेजर करना है DAB का, DAB ये वाला प्लस CDA ये वाला, बताया था कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक तरह से एडजेसेंट एंगल है या कोई इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं, तो इनका सम 180 होता है, बता रखा है ना कॉन्सेप्ट में ये पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज में, तो 180 होगा इनका सम। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, या आप इसे भी कह सकते हो कि ये को इंटीरियर एंगल है इसलिए इनका सम 180 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड, कंसीडर फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल। देखो ये पैरेललोग्राम है और हमें इसमें जो अननोन एंगल है XYZ वो फाइंड करना है, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, y इज इक्वल टू 100 होगा, रीजन y इज इक्वल टू 100 होगा, रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम को ना बच्चों शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, दो पैरेलल लाइन और GM, तो ये 100 का हो जाएगा, और ये फिर से देखो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो Z प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो Z इज इक्वल, यहां लिख देंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो 180 माइनस 100 80 डिग्री। और ये Z अगर 80 का है तो X भी 80 का ही होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम भैया, X इज इक्वल टू 80 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ऐसे प्रॉपर्टी लिखेंगे आप। जब भी आप कुछ वैल्यू लिखो तो उसके साथ ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिख दो कि आपने x को 80 कैसे बना दिया, क्योंकि x z के इक्वल होगा, तो z 80 का आया है इसलिए x भी 80 का होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन में हमें दो प्रॉपर्टी यूज करी है, एक अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का सम 180 होता है, ये दो प्रॉपर्टी यूज हुई है ना। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में देखो, हम एडजेसेंट एंगल से भी निकाल सकते हैं, इनका सम 180 होता है ना, तो 130 आ जाएगा, फिर ये इसके अपोजिट एंगल से निकल जाएगा, जितना 130 है ये भी 130 होगा, फिर ये करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी भी है, ये एक्सटीरियर एंगल है ना ये वाला,
ये देखो, अगर ऐसे दो लाइनें पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, ये क्लास 6 की या 7th के कॉन्सेप्ट हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, एफ बना रहा होता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। देखो एफ कहाँ बन रहा है, देखो ये रेड जो कर रहा हूं, ये तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये अगर ये लाइन पैरेलल हो तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो जितना x है उतना ही z होगा। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी। अगर आप भूल गए इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं यहाँ पर अलग से एक फिगर बना के। तो देखो अब लिख देते हैं 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टीज में एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो y इज इक्वल टू 130। अब x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब z इज इक्वल टू x करस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए z इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी यूज करी, पहले एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी, फिर अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी। तो ये ज्योमेट्री तो प्रॉपर्टी का ही खेल है। अगर प्रॉपर्टी मतलब जमीन जायदाद की बात नहीं कर रहा मैं, प्रॉपर्टी का खेल है सर। हम डीलर हो गए, हम प्रॉपर्टी में डील करते हैं ना। ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम या फिर जो बाकी प्रॉपर्टीज आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी हो तो नहीं, इस चैप्टर के टाइमलाइन में तो नहीं है ये करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी, किसी और क्लास के टाइमलाइन में होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट की जो वीडियोस जो सीरीज है उसमें मैं डाल दूंगा सारी प्रॉपर्टी, बेसिक मैथ्स की सीरीज में। उन बच्चों के लिए जो प्रीवियस क्लासेस की प्रॉपर्टी भूल गए हैं या किसी कारणवश वो ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए बेसिक मैथ्स की जो सीरीज है वो काम की है वो। अब देखो, अब ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो अब इसमें जैसे ये 90 का है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एक प्रॉपर्टी ऐसे होती है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो x इज इक्वल टू 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां पे ट्रायंगल के एंगल से प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के एंगल से प्रॉपर्टी क्लास 7 में की थी, इनका 180 होता है ना, तो x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो x की वैल्यू 90 है, 90 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गया। अब एक और प्रॉपर्टी लग रही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, बताता हूं, जेड में होता है, जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा। अगर ये पैरेलल है तो, हाँ जेड मेरी तरफ से ऐसे देख रहा हूं, लो भैया ऐसे कर देता हूं, नाराज मत हो, ये वाला, तो यहां पे ऐसे तो जेड बन रहा है, देखो ऐसे, ये तो जितना y उतना z होगा, तो y हमने फाइंड कर लिया है तो z भी 60 का ही होगा, तो z इज इक्वल टू वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए z भी 60 का हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगी, एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगी, और तीसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगी। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, बिना प्रॉपर्टी के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन घबराओ मत, सारी प्रॉपर्टी तो बता के चल रहा हूं यार, रिवीजन करना पड़ेगा बस आपको।
अब ये तो सही है, एफ लग रहा है ना सीधा करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी। अब आप कह रहे हो सर करस्पॉन्डिंग एंगल की शर्त है ना ये वाली लाइन पैरेलल होनी चाहिए तब ये एंगल इक्वल हो, तो पैरेलल तो है ही, पैरेलग्राम है तो z इज इक्वल टू 80 करस्पॉन्डिंग एंगल्स और y इज इक्वल टू 80 वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलग्राम, y इज इक्वल टू 80 अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलग्राम। और अब इनमें लगा दो एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी, इनका सम y प्लस एक्स का सम कितना होना चाहिए 180, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेलग्राम। तो ये y कितना 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, तो x इज इक्वल टू 100। तो यहां पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगी है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल, एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल, है ना। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी यहां लग गई, अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी यहां लग गई और एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी यहां लग गई। चले आगे। अब देखो अबे हम यहां से y को इसके इक्वल दिखा सकते हैं अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल पैरेलग्राम यानी y 112 हो जाएगा और एंगल सम प्रॉपर्टी से x निकाल सकते हैं क्योंकि y x और 40 का सम 180 हो जाएगा, एक ट्रायंगल भी बन रहा है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और जितना x होगा उतना ही z हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से z बन रहा है। हाँ z कभी उल्टा बनेगा कभी सीधा बनेगा पर बन जाता है, वो माना ही जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो तीन प्रॉपर्टी लगा पा रहे हैं हम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलग्राम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y इज इक्वल टू 112 अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलग्राम और x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। तो x की वैल्यू 112 पुट कर दो यहां पर क्योंकि ऊपर फाइंड कर लिया है ना। 152 28, तो x वैल्यू 28 आ गया। अब x और z है ऑल्टरनेट, z इज इक्वल टू x ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसलिए z इज इक्वल टू हो गया 28। ठीक है ना। अब यहां पूछा जा रहा है कैन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेलग्राम। पहले एक पैरेलग्राम बना लूं मैं आपको फिर आपसे डिस्कस करूं। देखो ये एक पैरेलग्राम है और इसकी सारी प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं क्योंकि इसकी धुलाई कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं। तो क्या एक नाम भी देते हैं इसको एबीसीडी, ए बी सी डी। पूछ रहे क्या डी प्लस बी 180 हो सकता है, डी और बी का 180 हो सकता है क्योंकि ये स्क्वायर बन गया तो हो सकता है क्योंकि पैरेलग्राम स्क्वायर भी बन जाता है ना। तो ये पॉसिबल यस हो सकता है। क्या ए बी बराबर डी सी के और ए बी बराबर डी सी के 8 और ए डी बराबर ए डी 4 और बी सी 4 बन, नहीं ये नहीं हो सकता, नो। क्योंकि अगर ये पैरेलग्राम होता तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, तो ये दोनों तो 4 4 की और एक 4 की और एक 4.4 की नहीं हो सकते ऐसे, मतलब ये दोनों 8 8 की दे रखी है 8 8, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4.4 ही होना चाहिए, 4.4 नहीं चलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कम से कम पैरेलग्राम में। और एंगल ए 70 का हो जाए तीसरे पार्ट और सी 65 का, ये भी पॉसिबल नहीं है। दोनों इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल, जितना ए होगा उतना ही सी होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो नो। ठीक है ना, विद द रीजन आपको बता रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, ड्रॉ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर्स। मतलब एक ऐसा फिगर बनाना है जो कि पैरेललोग्राम तो नहीं है पर वो जो है क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए और उसकी बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। काइट में पॉसिबल है, ये सब काइट में होता है। काइट आपको कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है कि काइट क्या है। देखो ऐसे और ऐसे, काइट में ये दोनों साइड इक्वल होती हैं और इधर ये दोनों साइड इक्वल होती है और ये वाले एंगल इसके इक्वल होता है। तो काइट एक पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। बट हाँ, इसमें बोला हुआ है बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। तो ये मान लीजिए काइट का नाम ए बी सी डी है, तो एंगल बी इक्वल होता है एंगल डी के। यस, इट इज पॉसिबल इन काइट, इट इज पॉसिबल इन काइट। ठीक है, ये काइट की प्रॉपर्टी है। फिफ्थ क्वेश्चन, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। बहुत इजी है, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं फिर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है अपने पास, इसका नाम हमने ए बी सी डी दे दिया। अब इसके जो एडजेसेंट एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल इन दोनों को कहते हैं या इन दोनों कहते हैं, मतलब कोई भी दो एडजेसेंट ले सकते हो। तो उनका जो वैल्यू है 3:2 में है। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए और बी दो एडजेसेंट एंगल ले लेते हैं। लेट एंगल ए को मान लो जो ये रेशियो दिया हो उस रेशियो में 3x एंड एंगल बी को मान लो 2x। जो रेशियो दिया हो उसी रेशियो में एंगल मान लो। अब आपको पता है एक प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है किसी पैरेललोग्राम का, यानी एंगल ए प्लस बी 180 होना चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब ए की वैल्यू कितनी है 3x और बी की 2x माना है आपने, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5 से डिवाइड करेंगे तो 180 को डिवाइड करेंगे 5 से 36 डिग्री। तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 36 108। b की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 36 72। तो ये 108 आ गया a की वैल्यू और ये 72 आ गया। अब क्या है, d भी उतने ही होंगे जितना b है, तो d की वैल्यू भी 72 हो जाएगी। रीजन लिख देना अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। c की वैल्यू भी 108 हो जाएगी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। वैसे देखने में ये ना छोटा और ये बड़े लग रहे हैं, उससे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं है, हम तो कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। अब दोनों इक्वल है तो 90 हो जाएंगे क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होना ही है। तो यहां बोला है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ, फिर से देखो फिगर बनाते हैं भाई। ये एक्चुअली ना ये रेक्टेंगल बन जाएगा, इसे डिलीट करते हैं क्योंकि एडजेसेंट एंगल होते ही इक्वल या तो ये स्क्वायर बन जाएगा या रेक्टेंगल। तो मैं इसे ये ले देखो ऐसे बना देता हूँ। अभी ये भी पैरेललोग्राम ही है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो मान लो ये पैरेललोग्राम है और इसका नाम ABCD दिया। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, यानी ये वाला x है और दूसरे वाला भी x है, ऐसा मान लेते हैं। इक्वल में x मान लो, y मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो वेरिएबल। अब इनका सम 180 तो होगा ही, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। लेट a एंगल इज इक्वल टू x एंड एंगल b इज इक्वल टू x। तो एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू x प्लस x, ओ सॉरी 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2
90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, सारे 90 हो जाएंगे, ये इसके सामने वाला 90, ये इसके सामने वाला 90, सारे एंगल 90 डिग्री, और ये रेक्टेंगल है एक तरह से, ठीक है बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें एडजेसेंट फिगर जो दिया हुआ है होप, ये एक पैरेललोग्राम है और इसमें हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर एक प्रॉपर्टी लग रही है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, सबसे पहले लगाएंगे, ये बन रहा है देखो जेड, 40 और y इक्वल होंगे, y इज इक्वल टू 40 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, y इज इक्वल टू 40 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब ये आ गया। अब मैं जो आपको यहां पर बताना होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देते ट्राइंगल की। यहां एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो इस तरह की कंडीशन है, ये प्लस ये का एक वैल्यू इसके इक्वल होता है, तो ये y आपको मिल ही गया है 40 और ये z है और ये 70 है। तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्लास 7th में आपने सीखी हुई है। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। तो z प्लस 40 इज इक्वल टू 70, z प्लस 40 इज इक्वल टू 70, या आप कह दो z प्लस y इज इक्वल टू 70। एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, तो ये माइनस कर दो, z की वैल्यू 30 आ गई, z की वैल्यू 30 आ गई। अब y की 40 आ गई, z की 30 आ गई। अब सिर्फ x निकालना है, तो कोई इंटीरियर एंगल लगा दो, कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, या आप ये कह सकते हो एडजेसेंट एंगल का सम भी 180 होता है पैरेललोग्राम के। तो x प्लस 40 प्लस z, ये पूरा मिल गए एंगल E प्लस एंगल H बन रहा है ना एडजेसेंट एंगल, तो एंगल E x है और एंगल H है 40 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स ऑफ, ये एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी, ये एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पर आपका z यूज कर लेते हैं 30, तो x प्लस 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो 110, तो x की वैल्यू 110 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स, यानी अभी गन है, बाद में रन भी ले आएंगे अगली वाली स्लाइड में। पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल का सम 180, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, यहाँ साइड की बात चल रही है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 3x है इक्वल होगा 18 के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। 3x इज इक्वल टू 18 अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन 3 से गया 6 बार में, x इज इक्वल टू 6, और इसी तरह से ये जो है इसके इक्वल होगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये प्रॉपर्टी है। तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, सेम रीजन, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। 1 यहां माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 26 प्लस 1, 3y इज इक्वल टू 27, तो y इज इक्वल टू 27 अपॉन 3 से क्या 9 बार में, तो y इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 9 फाइंड हो गई। अभी ये गन में हुआ है, अभी रन में बाकी है, गन्स में हुआ है, रन्स में करते हैं। रन्स में यहां प्रॉपर्टी लग रही है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, बाइसेक्ट करते हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होना चाहिए। डायगोनल जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम हम O दे देते हैं। तो एक तरह से y प्लस 7 बराबर 20, पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू 13।
वैल्यू आ गई 13। अब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, यानी x प्लस वाई बराबर 16। प्रॉपर्टी एक ही बार लिखनी पड़ेगी क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी दोनों में लग रही है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। y की वैल्यू यूज कर लो यहां पर जो पहले फाइंड कर लिया है, x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, 3। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर में लिख सकते हो। x 3 सेंटीमीटर है और y 13 सेंटीमीटर है, और पिछले वाले पार्ट में भी आप 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर कह सकते हो। सभी कैलकुलेशन सेंटीमीटर में ऐसा बोला हुआ है। तो यहाँ पहले वाले पार्ट में हमने प्रॉपर्टी यूज करी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है, और दूसरे वाले पार्ट में हमने प्रॉपर्टी यूज करी कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करने वाला दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आओ 9 पर। इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू, यहां दो फिगर है, रिस्क एंड क्लू। RIS के रिस्क एक पैरेललोग्राम है, CLUE क्लू एक पैरेललोग्राम है। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की। देखो ये जो K पर जो एंगल बन रहा है 120 का, और जो S पे एंगल बनेगा, ये एक तरह से रिस्क वाले दो एडजेसेंट एंगल हैं। रिस्क में, पैरेललोग्राम रिस्क में ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इसको मैं नाम दे देता हूं। एक काम करते हैं, इसको A नाम दे देता हूं। ठीक है, और इस वाले क्लू में देखो CLUE में ये जो L है वो इसका अपोजिट एंगल है, एक तरह से इसका नाम मैं B देता हूं, ऐसे ही सिंपल समझने में आसानी रहेगी। तो ये 120 और ये एंगल A, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? एडजेसेंट एंगल सम कितना होता है? हाँ 180। ये रिस्क RIS के रिस्क का ये एडजेसेंट एंगल है। तो यहां मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब उनकी वैल्यू सम 180 होता है। तो इस हिसाब से वो वाला जो एंगल है 120, मैं पहले नाम देता हूं इन रिस्क, इन पैरेललोग्राम रिस्क, इन पैरेललोग्राम रिस्क RISK 120 प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, एक बात तो हमने डिस्कस किया ही नहीं कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना x है ना। तो x निकालना है तो हम A और B क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बच्चों अगर हम इसमें देखें तो एक ट्रायंगल बन रहा है, A B और x से एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर हमें A B मिल जाएगा तो उनको प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे तो x आ जाएगा। इसलिए हम A और B निकाल रहे हैं। एक ट्रायंगल दिख रहा है बनता हुआ, हमें निकालना तो x है, पर A और B की हेल्प से x आएगा। तो A की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120, 60 डिग्री। अब इन क्लू, इन CLUE क्लू, ये L B के इक्वल होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, कुछ बच्चों के माथे पे लकीरें खींच रही हैं, वो पैरेललोग्राम को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। भाई क्लू देखो ना, CLUE, तो ये इसका अपोजिट एंगल है। ध्यान से वो फिगर को आइडेंटिफाई करो। तो B इज इक्वल टू 70 अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो बेटा, ये ट्रायंगल के 3 एंगल हो गए, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज कर लो। एंगल A प्लस B प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, A की वैल्यू 60, B की वैल्यू 70 और x फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, इन दोनों का सम इधर आके माइनस हुआ, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री का। तो पूरा एक बार पूरा कैलकुलेशन समझ लो। हमारे पास में ये दो पैरेललोग्राम है, एक RIS के रिस्क है, दूसरा CLUE क्लू है, और हमें x फाइंड करना है। यहाँ K दिया हुआ है, यहाँ L दिया हुआ है वैल्यू, इन दोनों की हेल्प से ही फाइंड करना है।
तो देखो इस 120 का इससे कोई रिलेशन नहीं निकल रहा डायरेक्ट, कोई ना प्रॉपर्टी नहीं लग रही डायरेक्ट कि x और 120 में कोई रिलेशन हो इक्वल होने का या कुछ भी और होने का, ना ही 70 से x का रिलेशन निकल पा रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इस ट्रायंगल पे ध्यान दिया कि यार ये ट्रायंगल बन रहा है, तो अगर ये और ये आ जाए तो हम 180 से माइनस करके ये निकाल लेंगे। हाँ, तो ये जो a लिखा है जिसे मैंने s पॉइंट पे जो एंगल a जिसका नाम दिया मैंने, इसका इससे रिलेशन निकल रहा है कि ये एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, तो इनका सम 180 होगा। तो a आ गया 60 है ना, ये रहा पैरेललोग्राम। ट्रायंगल तो बाद में, पहले पैरेललोग्राम। फिर इस क्लू वाले पैरेललोग्राम में इसका रिलेशन इससे निकल रहा है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसे b आ गया 70। अब देख लो ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम भी यहां दे सकते हो आप कोई भी ओ पॉइंट डालकर, OES में। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री, और x आ गया, a और b की वैल्यू यूज कर ली। ठीक है, अब इन फिगर एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम व्हिच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। देखो ये ट्रेपेजियम कैसे है, तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कम से कम अपोजिट साइड का एक पेयर जरूर पैरेलल होता है। तो इसमें है या नहीं चेक करते हैं। देखो यहां जो एंगल m है और ये एंगल l है, अगर हम एंगल m प्लस एंगल l की बात करें तो 100 प्लस 80 है, यानी 180 डिग्री। बट ये तो कोई इंटीरियर एंगल लग रहे हैं। देखो अगर जैसे दो लाइनें हो और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, कोई इंटीरियर एंगल। और अगर कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 हो तो लाइन पैरेलल होती है। ये जो क्यों इनका आ तो रहा 180, 100 प्लस 80, तो ये कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 है, इसलिए ये लाइन NM पैरेलल टू KL हो जाएगा, और इसलिए ये ट्रेपेजियम बन गया, इसलिए ये ट्रेपेजियम बन गया। यहां पर व्हेन ऐसे लिख देता हूं प्रॉपर्टी, व्हेन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री देन लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल्स, ये प्रॉपर्टी लिख दी। अब बिकॉज एंगल m प्लस एंगल l इज इक्वल टू 100 प्लस 80 180 डिग्री, इसलिए NM पैरेलल टू KL। अब इसलिए इट इंप्लाइज दैट NM LK इज ट्रेपेजियम, क्योंकि कम से कम एक पेयर जो है पैरेलल होता है किसी क्वाड्रिलेटरल में, तभी वो ट्रेपेजियम बनता है। इसलिए ये NMLK एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि उसका एक साइड का एक पेयर जो है पैरेलल दिखा दिया, अपोजिट साइड का एक पेयर। फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इन फिगर 3.33 इफ AB पैरेलल टू DC। देखो AB और DC पैरेलल है, बहुत इजी है, इन दोनों का सम 180 होगा। अभी तो बताया कोई इंटीरियर एंगल, क्योंकि पहले ही पैरेलल बता दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पैरेलल प्रूफ किया था, क्योंकि वहां वैल्यू दी हुई थी एंगल की, यहां पे पैरेलल दे रखा है तो वैल्यू निकल जाएगी, है ना। देखो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। अब B की वैल्यू 120 है ही हमारे पास, प्लस C 180 माइनस 120 60 डिग्री, तो C 60 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमें मेजरमेंट फाइंड करना है एंगल P और एंगल S का। P यहां पर है और S यहां पर है। हमें दिया हुआ है कि जो SP है वो RQ के पैरेलल है, तो कोई इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, ये दोनों भी कोई इंटीरियर एंगल बन रहे हैं और ये दोनों भी। कुछ इस तरह से समझो, मान लो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, यहां से एक लाइन ऐसे खींचोगे तो ये दोनों भी कोई इंटीरियर एंगल होंगे और इनका सम 180 होगा, या ऐसे लाइन खींच दोगे तो ये दोनों भी कोई इंटीरियर एंगल होंगे और इनका सम भी 180 होगा। तो कोई इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी यहां पर। एंगल R प्लस S या एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री,
को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी, आर की वैल्यू 90 रख दो, तो एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एस इज इक्वल टू 90। सेम पैटर्न यहाँ पे क्यू और आर, एंगल पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स, तो पी कितना है फाइंड करना है और क्यू है 130, तो पी इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 130, 50 डिग्री का। आगे लिखा हुआ है इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी। हाँ, पी निकालने का एक तरीका और भी है, चारों का सम 360 वाला यूज कर सकते हैं भाई, ये 90, ये 130 और ये 90, तो चारों एंगल सम 360 होता है, तो उससे भी ये निकल सकता था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाकर। अब एक्सरसाइज 3.4 है बच्चों, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है डिस्क्रिप्शन में जाके आप उससे रिवाइज कर सकते हैं, तो उसमें आपका ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ट्रू या फॉल्स, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, नो, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, जब उनके एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएंगे, तो ये फॉल्स। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, हाँ ये सही है, सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। ऑल रोम्बसेस आर, क्योंकि पैरेललोग्राम सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, सभी स्क्वायर को भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं और सभी रोम्बस को भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम से ही बाकी चीजें बनती गई हैं, है ना। तो ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, ट्रू। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, हाँ जी, स्क्वायर तो सबका डैश है, तो ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, हाँ भाई स्क्वायर में सबकी प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी ट्रू है, सभी स्क्वायर को हम रोम्बस भी कह सकते हैं और सभी स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेलल, सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होती, ये गलत बात है, स्क्वायर तो सबका डैश है ना, तो स्क्वायर तो पैरेललोग्राम हो गई, डैश बोले तो आप समझ ही रहे हो, मतलब जो सबकी प्रॉपर्टी रखता हो, सुपर क्वाड्रिलेटरल। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये फॉल्स है। ऑल काइट आर रोम्बस, नो 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 नो, रोम्बस को काइट कह सकते हैं पर हर काइट को रोम्बस नहीं कह सकते, क्योंकि देखो काइट ऐसा होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, इधर से ये दोनों इक्वल होते हैं, ये काइट में, और रोम्बस में क्या है, चारों साइड इक्वल होती है, तो चारों इक्वल होती हैं, तो ये सभी इक्वल हो जाती है, ये दोनों भी इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हो गई, तो सभी रोम्बस तो काइट हो सकते हैं पर सभी काइट रोम्बस नहीं हो सकते हैं। ऑल काइट आर रोम्बस, नो, फॉल्स। ऑल रोम्बस आर काइट, यस, ट्रू। ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, हाँ, क्योंकि ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए और पैरेललोग्राम में दोनों पेयर होते हैं, तो कम से कम एक तो है ही, तो ट्रू। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, जी हाँ, सभी स्क्वायर, अबे स्क्वायर तो सब कुछ हो सकता है, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, स्क्वायर को हम ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस और स्क्वायर, रोम्बस भी उसमें चारों साइड इक्वल होती है, तो रोम्बस एंड स्क्वायर, रोम्बस स्क्वायर। 4 राइट एंगल किसमें होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर, भाई 4 राइट एंगल 4 90 डिग्री वाले रेक्टेंगल में होता है या फिर स्क्वायर में होता है ना भाई। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि इसकी 4 साइड है, भाई क्वाड्री मतलब 4, लेटरल साइड, बिकॉज स्क्वायर हैज 4 साइड्स, इसलिए हम इसको क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं, जिसकी 4 साइड हो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, तो स्क्वायर में भी 4 साइड होती है तो वो भी क्वाड्रिलेटरल है। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज पैरेललोग्राम,
वही फिर सारे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए, वो स्क्वायर में होती हैं। अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, वो भी स्क्वायर में होते हैं। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कॉन्सेप्ट से, ठीक है, कि स्क्वायर कैन बी ऑल्सो पैरेललोग्राम बिकॉज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज इन स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो, वो इसको रेक्टेंगल में भी होता है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, वो स्क्वायर में भी होता है, क्योंकि सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो अपोजिट एंगल तो इक्वल हो ही रहे हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। कैसे एक स्क्वायर एक रोम्बस है, क्योंकि इस रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में भी होती है। रोम्बस में डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं, इसलिए सभी स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं। भाई दोनों में से स्क्वायर में सबकी प्रॉपर्टी आ जाती है। एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल कैसे है, क्योंकि रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, स्क्वायर में भी होता है। रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं। मैं सिर्फ यूनिक प्रॉपर्टी कंपेयर कर रहा हूं, पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी तो वो तो रेक्टेंगल में भी है और वो स्क्वायर में भी है। जो यूनिक है अपार्ट फ्रॉम पैरेललोग्राम, अब ये कह दो कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है, हाँ वो तो होती है, वो तो रोम्बस में भी है, पैरेललोग्राम में भी है, रेक्टेंगल में भी और स्क्वायर में भी है। मैं तो कंपेयर कर रहा हूं जिसकी वजह से एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, वो कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी है। तो पैरेललोग्राम से हटकर जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है वो उसके डायगोनल के इक्वल होने की और सारे एंगल 90 डिग्री होने की, और ये प्रॉपर्टी स्क्वायर में भी होती है। स्क्वायर का डायगोनल भी इक्वल होता है और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसका, इसलिए स्क्वायर को हम एक रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, है ना भाई। हम तो शुरू से डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर इज सबका बाप, सबका मतलब इंसानों का नहीं, पैरेललोग्राम का, रोम्बस का, और एक पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, हाँ ट्रेपेजियम भी जोड़ सकते हो, काइट भी जोड़ सकते हो, मेन तो ये तीन है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस। इन सबका सुपर क्वाड्रिलेटरल या सबका बाप स्क्वायर है। बाप का मतलब कोई नेगेटिव वर्ड से नहीं है, जो इनकी प्रॉपर्टी रखता है, सबकी प्रॉपर्टी रखता है ये। फादर या बिग ब्रदर। आगे तो नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो कौन से क्वाड्रिलेटरल डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम में भी करते हैं, ये तो चारों में है। पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल आता है उसमें भी करते हैं डायगोनल बाइसेक्ट, फिर रोम्बस आता है उसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और फिर स्क्वायर आता है उसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो चारों क्वाड्रिलेटरल है जिनमें डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये अब लिख दीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा, आपकी क्लास रिकॉर्डिंग को छोटा करने के लिए है, सब कुछ ओरली बोल रहा हूं। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो ही जगह होते हैं, रोम्बस में और रेक्टेंगल में, स्क्वायर में। रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं और स्क्वायर के डायगोनल भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो इसका आंसर होगा रोम्बस और स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, किसके कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो सारी प्रॉपर्टी रिवाइज करवा रहा है, तो शुरू में जो डिस्कस किया है इंट्रो में, कॉन्सेप्ट में, वो सारी प्रॉपर्टी यहां रिवाइज हो रही है, डायगोनल को लेकर हो रही है। एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्सेप्ट में बताया नहीं तो रेक्टेंगल कॉन्वेक्स वर्ल्ड क्यों होता है, क्योंकि इसके डायगोनल अंदर मीट करते हैं। भाई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल अंदर मीट करते हैं और रेक्टेंगल के डायगोनल भी अंदर ही मीट करते हैं, इसलिए रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल क्या, पैरेललोग्राम भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, और स्क्वायर भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, अगर हमने जो फिगर अभी तक देखे हैं, ठीक है। तो ये सभी फिगर जो है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, जिनके डायगोनल, काइट भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इनके डायगोनल फिगर के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल फिगर से बाहर नहीं जाते हैं।
कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाहर भी हो सकते हैं फिगर के, जैसे कॉनकेव का ये वाला हमने ड्रॉ किया था, तो एक डायगोनल तो ये हो जाता है और दूसरा डायगोनल ये हो जाता है जो कि बाहर आ जाता है फिगर के। लेकिन कॉन्वेक्स में अगर कोई भी बनाओगे तो कुछ इसी तरह का बनाओगे, तो एक डायगोनल ये और दूसरा डायगोनल ये अंदर ही रहते हैं। तो रेक्टेंगल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं ना, बल्कि हमने जितने स्टडी करे हैं सब कॉन्वेक्स ही स्टडी करे हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वाड्रिलेटरल की हमने डिस्कशन किया है सब कॉन्वेक्स हैं। अब नेक्स्ट, ABC is a right angle triangle and O is midpoint of the side opposite to the। बच्चों यहाँ पे ना फिगर थोड़ा एक्स्ट्रा बना हुआ है क्योंकि उस स्लाइड बनाते समय ऑप्शन नहीं था डॉटेड का। इसमें जो आपके पास गिवन है पहले मैं वो शेड कर देता हूँ रेड। ये ABC एक ट्राइंगल है बच्चों, राइट एंगल है 90 डिग्री का ये। O इज मिड पॉइंट ये रहा और साइड अपोजिट टू राइट एंगल, ठीक है। O AC का मिड पॉइंट है बच्चों। और एक्सप्लेन O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम। अब आपको बताना है कि जो O जो है वो A से भी और B से भी और C से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब OA और OC तो इक्वल है क्योंकि गिवन ही है मिड पॉइंट। बस हमें ये दिखाना है कि ये OB और OA और OC ये तीनों आपस में इक्वल है। तो सुनना जरा इसका आंसर। इसमें हमने एक डायग्राम को थोड़ा एक्स्ट्रा करना है, ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है पर एक्चुअली बुक में नहीं है आपके बना हुआ, उसमें बोला गया शेड करके बनाने के लिए। हम ना इस ट्राइंगल से राइट एंगल ट्राइंगल से एक रेक्टेंगल बनाएंगे, तो इसको आगे ऐसे बढ़ा दिया और यहाँ इसको आगे बढ़ा दिया 90 डिग्री पर मिला दिया। अब ये रेक्टेंगल बन गया, ABCD एक रेक्टेंगल बन गया। अब हमें एक बात तो मालूम है, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। इस हिसाब से ये जो AC है, AC इक्वल होगा BD के और AC एंड BD बाइसेक्ट भी करेंगे एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर। देखो बाइसेक्ट करेंगे और इक्वल भी होंगे, तो इसका मतलब देखो AC मैंने आपको बताया AC इक्वल BD के, तो AC का हाफ ऑफ AC इक्वल होगा हाफ ऑफ BD के, यानी दोनों का हाफ। भाई अगर फुल इक्वल है तो हाफ इक्वल नहीं होंगे क्या? होंगे ना। तो अब आप जरा देखो AC का हाफ ये AC है, इसका हाफ OA भी है और OC भी है कि नहीं? यानी हम इसे OA और BD का हाफ OB भी है OD भी है, कोई सा भी लिख सकते हैं। तो BD का हाफ OB लिख दो, या AC का हाफ जरूरी थोड़ा ना OA लिखे, OC भी लिख सकते हैं, OC और BD का हाफ OD, यानी सभी हाफ इक्वल हैं। तो इसका मतलब हुआ कि OA OB और OC भी आपस में इक्वल हैं। आप ये देखो ना OA किसके इक्वल है, जरा देखना यहां पर OA, कलर चेंज करें, OA किसके इक्वल हो रहा है? OB के। लेकिन क्या OA OC के इक्वल नहीं है क्या? क्योंकि वो तो बाइसेक्ट होता ही है। यहां पर हम ये लिख सकते हैं बट OA इज इक्वल टू OC। तो अब आप कह सकते हो कि सभी आपस में इक्वल हो गए OA, इसलिए OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, इसलिए O जो है ABC से इक्वल डिस्टेंस पर है। मतलब आप इतना सारा कलर हो गया, अब इसमें इसे क्लीन कर दें। देखो आप सिंपल वे में समझा दें, ये दोनों डायगोनल इक्वल होंगे क्योंकि हमने इसे रेक्टेंगल बना लिया है, तो डायगोनल इक्वल होंगे और साथ में बाइसेक्ट करेंगे। तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन ये वाला पार्ट इसके इक्वल कैसे हो गया? क्योंकि ये पूरा होल इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे।
तो इसलिए ये वाला पार्ट इसके इक्वल भी हो गया और फिर ये वाला पार्ट इसके इक्वल भी हो गया क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब कि OA, OB और OC तीनों इक्वल हो गए। तो यही तो प्रूव करना था। यहाँ पे देखो ना कि हमें दिखाना है कि जो O है ना वो ABC से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो O जो है A से भी, OB से भी और OC से भी इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है। इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।